औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फ़जअलहुम कअस्फ़िम मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दी स्लाइड्स शो हो रही हैं। यस सर। हमने आई थिंक टाइप्स ऑफ करिकुलम स्टार्ट किया हुआ था और हम पढ़ चुके थे हिडन करिकुलम तक। हिडन पढ़ा था या कोर तक पढ़ा है? या फोर तक पढ़ा था, हिडन फोर पढ़ना है। ओके ओके। तक सर पढ़ा अच्छा, था। हिडन करिकुलम इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट है। जैसे आप लोगों ने एक्सप्लिसिट लर्निंग और इंस्ट्रक्शन और इम्प्लिसिट इंस्ट्रक्शंस पढ़ा था। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट लर्निंग भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, हिडन करिकुलम इम्प्लिसिट होता है, यानी वो चीज़ें जो आप टीचिंग लर्निंग में या बुक्स के अंदर नहीं मेंशन करते, बट एक बच्चा जो है वो स्कूल के इन्वायरमेंट से कोई चीज़ सीखता है, स्कूल में वो कोई चीज़ होती देखता है तो वो उसको उस चीज़ को गेन कर लेता है। मसलन बच्चे एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं तो वहाँ से बच्चा जो है वो एक दूसरे को हेल्प करने का जज्बा एक्वायर करता है। ये भी एक तरह की लर्निंग है, बट ये मेंशन नहीं होती कहीं किसी भी कोर्स में। बच्चे के किसी भी कोर्स के अंदर ये चीज़ नहीं होती। अक़वाले ज़री लिखे होते हैं स्कूल की दीवारों पे, वहाँ से बच्चा कोई चीज़ गेन कर लेता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो है वो टीचर्स जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं या रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। सीनियर टीचर जो कि जूनियर टीचर रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, एट्सेट्रा। तो वो तमाम तर चीज़ें, मसलन सिंपल सी मिसाल उस दिन भी मैंने आपको शायद दी थी कि एक टीचर पानी मंगवाता है और वो पानी को 6 सुन्नतों के मुताबिक पीता है। ये चीज़ किसी उसके कोर्स में नहीं लिखी हुई, वो बच्चों को बता भी नहीं रहा कि बेटा मैं पानी ऐसे पीना है, बल्कि सिंपली वो क्या करता है, वो एक जो टास्क है रूटीन में उसकी टीचर की आदत है, या हो सकता है कि वो बच्चों को कुछ दिखाना चाह रहा हो, बट ये उनके कोर्स का हिस्सा नहीं है। तो उसने 6 सुन्नतों से उसने गिलास हाथ में पकड़ा, उसको अच्छी तरह देखा पानी को, फिर बैठ गया, फिर दाएं हाथ में गिलास है, फिर उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी, 3 सांसों में पानी पिया अल्हम्दुलिल्लाह का। ये 6 सुन्नतें उसने पूरी कर ली। अब बच्चा उसको देख के उसी तरह पानी पीना शुरू कर देता है। तो ये भी एक तरह का करिकुलम है, बट हिडन होता है, लिखा हुआ नहीं होता। बच्चा स्कूल इन्वायरमेंट से, टीचर से, दूसरे स्टूडेंट से, ठीक है, या स्कूल के अंदर मुख्तलिफ इंसिडेंट से चीज़ें जो सीखता है उसको हिडन करिकुलम कहते हैं। अनरिटन सोशल रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ बिहेवियर दैट वी आल सीन टू नो बट वर नेवर टॉट। बाइबल ने कहा कि ये पढ़ाई नहीं जाती, लेकिन हम सब इनको देखना चाहते हैं, ठीक है। क्राफ्टेड इन थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द लर्नर, ये बच्चे के थिंकिंग प्रोसेस से रिलेटेड है। लाइक अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है, तो इससे बच्चा सोचता है कि अच्छा मैं तो पानी इस तरीके से नहीं पीता, मुझे तो पीना चाहिए। स्कूल के अंदर मॉस्क है, मस्जिद है, तो बच्चा मस्जिद से बाहर निकल रहा है, तो उसने कभी ख्याल नहीं किया कि मस्जिद से बाहर निकलते हुए मैंने दायां पाँव बाहर रखना है या बायां पाँव। तो उसने अपने टीचर को देखा कि वो मस्जिद, जैसे आजकल नमाज जो है अब तक होती रही है मसाजिद में, उसमें रमज़ान शरीफ से पहले तक ज़ोहर की नमाज, तो वो देखता है बच्चा अपने टीचर को कि टीचर मस्जिद में दाखिल कैसे हो रहा है, वज़ू कैसे कर रहा है, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहा है, तो बच्चा उसको सोचता है। इसलिए हम कहते हैं कि इट इज़ यानी हिडन करिकुलम इज़ क्राफ्टेड इन थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द लर्नर। इट इज़ अनरिटन, अनऑफिशियल एंड ऑफन अनइंटेंडेड लेसन। अनइंटेंडेड, ऑफन अनइंटेंडेड लिखा हुआ है, लाजमी नहीं है कि जो है वो हमेशा ही अनइंटेंडेड हो, बट ऑफन लिखा हुआ है। ये लाजमी नहीं है कि एक टीचर इसलिए वज़ू कर रहा हो स्टेप वाइज कि उसने किसी बच्चे को दिखाना है। मुमकिन है कभी ऐसा हो, मुमकिन है कभी ऐसा ना हो, तो इसलिए ऑफन लिखा हुआ अनइंटेंडेड कि टीचर इसको चाह भी नहीं हो रहा, टीचर तो रूटीन में काम कर रहा है, बच्चे उसको ऑब्ज़र्व करें। एंड
perspective that student learn in school. For example, respect for the pupil's opinion. ये जो टर्म है हिडन करिकुलम, फिलिप डब्ल्यू जैक्सन ने अपनी किताब लाइफ इन क्लासरूम में इसका जिक्र किया वेरी फर्स्ट टाइम 1968 में। दूसरी इसकी एग्जांपल है फिज़िकल इन्वायरमेंट ऑफ द स्कूल, स्कूल का फिज़िकल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नल करिकुलम। अब ये वो करिकुलम है जो नहीं पढ़ाया जाता, बिल्कुल इसको ज़िक्र में भी नहीं लाया जाता टीचिंग लर्निंग में या स्कूल इन्वायरमेंट के अंदर। कुछ हमारे कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ हैं, जैसे कि हिस्ट्री के अंदर कुछ हमारी वार्स ऐसी हैं जिनको हम जिक्र नहीं करना चाहते, ठीक है। अब जैसे देखें वो जो ज्यूज़ को जब किल किया था हिटलर ने, उसको क्या बोलते हैं, उस वार का क्या नाम है जी, किसी को याद है? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी मेरी आवाज़ आ रही है सर। वो किसी को याद है जो Yes, हिटलर ने sir. किल किया था, उसको क्या बोला जाता है? होलोकॉस्ट। हाँ याद आ गया मुझे, होलोकॉस्ट। अब ये देखें इस तरह की चीज़ें जो है ज्यूज़ के करिकुलम में जो है वो इस पे सख्त उनको चिढ़ है, ठीक है। इस तरह हमारी हिस्ट्री के अंदर जैसे जंग जमल, जंग सिफ़ैन, ये चीज़ें हमें हमारे करिकुलम के अंदर नहीं मिलती जो पढ़ाया जाता है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो कंट्रोवर्शियल होती हैं, ठीक है, जैसे को एजुकेशन की इम्पोर्टेंस एट्सेट्रा, इस तरह के टॉपिक्स। तो जो हम करिकुलम के अंदर नहीं पढ़ाते डेलिबरेटली या अननोइंगली, जानबूझ के या ना जानते हुए हम चीज़ें नहीं पढ़ाते, एक तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। दूसरा इसका ये है कि बाज़ औक़ात टीचर ये समझता है कि जो चीज़ किताब के अंदर दी हुई है उसको इतना ही पढ़ाना है, उसकी इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन नहीं देनी मैंने, ठीक है। तो वो कुछ कंटेंट उसका इग्नोर कर देता है, तो वो चीज़ जो हम नहीं पढ़ाते या टीचर अनइम्पॉर्टेंट समझते हुए उसको इग्नोर करता है, इसको नल करिकुलम कहा जाता है। और ये एक्सक्लूडेड है, जैसे वो इम्प्लिसिट था, इसको आप एक्सक्लूडेड कह सकते हैं। वो 1960 जो है वो 8 में प्रेजेंट किया लाइफ इन स्कूल के अंदर फिलिप डब्ल्यू जैक्सन ने, और ये जो है एलियट आंसर ने 1979 में किया। द नल करिकुलम इज़ दैट विच इज़ नॉट टॉट। Sometimes the teacher ignores some content or skill deliberately or unknowingly. A teacher may consider some ideas unimportant and ignore it. Similarly, teacher may avoid the detailed description of the topic for one or other reason. कोई एक या किसी भी वजह से टीचर जो है उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं देता या बिल्कुल पढ़ाता ही नहीं है, ये दोनों किस ज़ुमरे में कंसिडर होंगी? नल करिकुलम में। कंट्रोवर्शियल इशूज़, सिलेक्शन ऑफ सम हिस्टोरिकल इवेंट्स वाइल निगलेक्टिंग अदर्स, ये इसके एग्जांपल हैं। अच्छा, उसके बाद है फंक्शनल एंड डेवलपमेंटल करिकुलम। कुछ हमारे बच्चे होते हैं जो कोग्निटिव यानी जहनी सलाहियतें उनकी कम होती हैं, तो उन बच्चों को जो बुनियादी चीज़ें सिखाने के लिए जो करिकुलम डेवलप किया जाता है ताकि ये बच्चा इंडिपेंडेंटली आज़ादाना तौर पर जो है वो कुछ बेसिक्स जो है वो सीख ले, इसको हम फंक्शनल करिकुलम कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल करिकुलम बोलते हैं। हमने एक टर्म पढ़ी थी लर्निंग की, वो भी बिल्कुल इससे मिलती जुलती थी, किसी को याद है? जी, हमने लर्निंग की एक टाइप पढ़ी थी, बिल्कुल इससे मिलती जुलती है, किसी को अगर याद हो तो। माइक्रो टीचिंग? नहीं, माइक्रो टीचिंग तो नहीं थी। कंड्यूसिव लर्निंग जी सर, मीनिंगफुल सॉरी क्या बोल रहे हैं? कंडक्टिव कंड्यूसिव लर्निंग, थोड़ा सा ऊंचा बोलें प्लीज़। कंडक्टिव है। यस, कंडक्टिव लर्निंग। कंडक्टिव लर्निंग में भी हमने यही बात की थी कि हम जो हमारे बच्चे होते हैं ना जिनको कोई मसाइल होते हैं, स्पेशल बच्चे, तो उनको हम इस काबिल बनाएं कि वो इंडिपेंडेंटली उसी तर्ज पे, जिस तर्ज पे एक ऐसा बच्चा जिसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, जिस तरह वो काम कर सकता है, इस तरह वो भी किसी टास्क को सीखे और परफॉर्म कर सके। कंडक्टिव लर्निंग थी।
तो वही फंक्शनल करिकुलम कहलाता है, ठीक है। यानी आप बच्चों के लिए ऐसे कंटेंट डिज़ाइन करें कि वो बच्चे जिनको दिमागी मसाइल हैं, तो वो बच्चे जो है नॉर्मल बच्चों की तरह कोई चीज़ अकेले परफॉर्म कर सकें। ये होता है फंक्शनल करिकुलम। अच्छा, ये जो फंक्शनल करिकुलम है, ये फंक्शनल करिकुलम जब मुख्तलिफ डेवलपमेंटल लेवल्स के लिए होगा, यानी जैसे हमने बात की है कि एक बच्चा जो है वो बर्थ से 2 ईयर, 2 to 7 ईयर, 7 to 12 ईयर, 12 ईयर टू ऑनवर्ड, ये 4 हमारी स्टेजेस होती हैं कग्निशन की, जहनी सलाहियतों की नशो नुमा, यानी कग्निटिव डेवलपमेंट जो होती है ना, इसकी 4 स्टेजेस हैं। जीन पियाजे की ने जो दी है कग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो डिफरेंट डेवलपमेंटल जो लेवल्स हैं उनके लिए करिकुलम जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। तो ये डेवलपमेंटल करिकुलम होता है उन बच्चों के लिए जिनको कग्निटिव इम्पेयरमेंट्स हैं और वो सीवियर किस्म की हैं, यानी हद दर्जे की हैं, ज़्यादा दिमागी मसाइल हैं। तो उन बच्चों के लिए जब हम करिकुलम बनाएंगे जो उनकी डेवलपमेंटल लेवल के अकॉर्डिंग होगा, उसको डेवलपमेंटल करिकुलम कहेंगे। और कग्निटिव इम्पेयरमेंट वाले बच्चों के लिए ऐसा करिकुलम डिज़ाइन करना कि वो बच्चा अकेले में ख़ुद कोई टास्क पूरा कर ले, तो ये फंक्शनल होगा। उसके बाद रिकमेंडेड करिकुलम, वो करिकुलम जिसको एक्सपर्ट और पढ़े लिखे स्कॉलर्स जो हैं, लर्नड पीपल, स्कॉलर्स क्या करें, प्रेजेंट करें, वो रिकमेंडेड करिकुलम होता है। उसके बाद इंक्लूसिव करिकुलम, इट इज़ अपोजिट टू एक्सक्लूसिव करिकुलम। इंक्लूसिव करिकुलम सेम उसी तरह ही है जिस तरह से इंक्लूसिव एजुकेशन है, यानी ऐसा करिकुलम जो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हो, करिकुलम फॉर ऑल हो, यानी वो तमाम बच्चों के लिए बिला तफरीक, बिला इम्तियाज़ हो, उस करिकुलम को हम इंक्लूसिव करिकुलम बोलते हैं। करिकुलम विच कंसिडर डाइवर्स नीड, इंटरेस्ट, एक्सपीरियंसेस एंड पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, normal learners, learner with some disabilities, learner from minority communities, without any discrimination, inclusive curriculum। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह ही है। वहाँ पे एजुकेशन था इंक्लूसिव के साथ और यहाँ पे करिकुलम है। देन है एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट करिकुलम। इम्प्लिसिट आप ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं पिछली स्लाइड में। जो हिडन होता है इसको हम इम्प्लिसिट बोलते हैं। अब एक्सप्लिसिट क्या है, हमने बात की थी इम्प्लिसिट अनरिटन है। क्या है? अनरिटन है। तो एक्सप्लिसिट क्या होगा? रिटन फॉर्म में होगा, बुक्स की शक्ल में होगा। ठीक है, तो वो करिकुलम जो प्लान प्रॉपर वे में प्लान, अब जैसे देखें टीचर की मैंने एग्जांपल दी है, पानी पीने की, वज़ू करने की, मस्जिद से बाहर आने की। किसी सीनियर टीचर के लिए चेयर जो है थोड़ी पड़ी थी, इस पर कोई फ्री चेयर नहीं है, एक सीनियर आ जाता है उसको अपनी चेयर दे देना। तो मतलब बच्चा ये चीज़ें सीख रहा है अपने इन्वायरमेंट से, स्कूल के इन्वायरमेंट से। कहीं पे कोई चीज़ प्लान नहीं की गई, अचानक से चीज़ें होती हैं, बच्चा देख लेता है। इट इज़ इम्प्लिसिट। और जो प्रॉपर प्लानिंग के साथ होगी, जैसे बुक्स हैं, टीचिंग लर्निंग है, हर एक चीज़ प्लानिंग के साथ मौजूद है कि मॉर्निंग असेंबली होगी, फिर पहला पीरियड इस सब्जेक्ट का होगा, इस टीचर का होगा, असेसमेंट इस तरह से होगी, एक्सेट्रा। तो अ प्लान रिटन एंड पब्लिश्ड एंड प्रेजेंटेड टू द लर्नर्स बाय द टीचर, वो करिकुलम जो प्लान है, रिटन फॉर्म में है, पब्लिश यानी बुक्स की शक्ल में है, बच्चों को प्रेजेंट भी किया जाता है, टीचर्स उनको करता है। एक्सप्लिसिट करिकुलम होता है और बुक्स इसकी एग्जांपल है। और ये फॉर्मल करिकुलम होता है। फॉर्मल यही होता है ना, प्लान, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड। अच्छा, अनप्लान, अनरिटन, अनपब्लिश्ड करिकुलम, वही जो हिडन हमने पढ़ा था पिछली स्लाइड पे। क्राफ्टेड इन थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द लर्नर्स, नल, हिडन इसकी एग्जांपल है। एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज़ फ्रॉम स्कूल, क्लास इन्वायरमेंट, इट इज़ जनरली इनफॉर्मल करिकुलम। बुक्स में आई थिंक ये मिस्टेक थी, मैंने बाद में करेक्शन की थी। अगर अभी भी आपके पास आई थिंक थर्ड एडिशन है, इसको ना आप जो है, इट इज़ जनरली, इसको एक्सप्लिसिट को फॉर्मल करें और इम्प्लिसिट को इनफॉर्मल करें। ये उल्ट लिखा हुआ है वहाँ पे, इसको दुरुस्त कर लें। उसके बाद है डिफरेंट टाइप्स ऑफ करिकुलम। अब ये कुछ और टाइप्स हैं, इसमें सबसे पहले है स्पाइरल करिकुलम। स्पाइरल को देखने के लिए ये अगर आप देखें ना, तो यहाँ पे यूँ समझ लें आप जो है वो डिजिट्स पढ़ा रहे हैं, हिंद से समझा रहे हैं बच्चों को यहाँ पे आके, और यहाँ पे बच्चा मैथ का मास्टर बन रहा है। मैथ में क्या बन रहा है?
एक्सपर्ट मास्टर बन चुका है। तो अब ये देखें कि हम क्या कर रहे हैं, इसकी कम्प्लेक्सिटी में इजाफ़ा होता जा रहा है, ठीक है। यानी जैसे मैंने ये एग्जांपल शायद पहले भी कोट की थी कि हम पहली क्लास में बच्चों को सिर्फ 20 तक जो काउंटिंग है, गिनती है, ये सिखाते हैं, नंबर्स के आइडेंटिफिकेशन देते हैं उसको जस्ट। उसके बाद फिर 100 तक, फिर उनकी 1 डिजिट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अगले ग्रेड में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और ये सिलसिला जो है वो बढ़ता चला जाता है अलजबरा तक। तो बात करने का मकसद ये है कि आप क्या करते हैं, सेम कंटेंट को रिपीटेडली प्रेजेंट करते हैं, बार बार, ठीक है, मुख्तलिफ ग्रेड लेवल में, और हर ग्रेड लेवल में दोनों जो जो कंटेंट है उनके दरमियान जो है एक हम आहंगी भी पाई जाती है, यानी वो दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। थोड़ा पहले ग्रेड वाला थोड़ा सा, जैसे देखिए मैं बता रहा था कि दूसरी में हम 1 डिजिट एडिशन पढ़ाते हैं, अब तीसरे में भी एडिशन हम पढ़ा रहे हैं, बट एडिशन 3 या 4 डिजिट की होगी और हासिल के साथ होगी, ठीक है। तो रिपीटेडली एक चीज़ को प्रेजेंट करना और उसकी कम्प्लेक्सिटी में इजाफा करके प्रेजेंट करना, ये स्पाइरल करिकुलम कहलाता है। A curriculum designed in which key concepts are presented repeatedly throughout the curriculum but with the increasing level of complexity is known as spiral curriculum, ठीक है। ये आप एक सब्जेक्ट की बात भी कर सकते हैं। अब एक सब्जेक्ट में जैसे आप देखें ना कि एडिशन की एक्सरसाइज है या कोई और टॉपिक आप ले लें किसी और सब्जेक्ट का, तो स्टार्ट में चीज़ें बहुत सिंपल टू द पॉइंट होती हैं, ठीक है। मसलन हम लिविंग थिंग्स की क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं ना, तो पहले क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन होगी। अच्छा, दूसरे नंबर पे फिर क्लासिफिकेशन के बाद जो है उसका वो टेबल वगैरह बना होगा, फिर हर एक ग्रुप की आगे डिटेल होगी, एग्जांपल्स होंगी, एट्सेट्रा। तो चीज़ें जो है वो रिपीटेडली आ रही हैं, एक चैप्टर में, फिर दूसरे में, तीसरे में, ये भी हो सकता है। नॉर्मली ये मुख्तलिफ ग्रेड लेवल में होता है। द स्पायरल अप्रोच इज़ अ टेक्निक ऑफन यूज्ड इन टीचिंग वेयर फर्स्ट द बेसिक फैक्ट्स of a subject are learned without worrying about the details. Then as learning progresses, more and more detail are introduced, while at the same time they are related to the basics, which are re-emphasized many times to help to enter them into long-term memory. तो चीज़ें डिटेल में आहिस्ता आहिस्ता उनकी डिटेल बढ़ाई जाती है ताकि बच्चा लॉन्ग टर्म उसको रिटेन कर सके एक सीक्वेंस बना के, ठीक है। यानी सेम कंटेंट को रिपीटेडली जो है बट इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कम्प्लेक्सिटी के साथ प्रेजेंट करना स्पाइरल करिकुलम कहलाता है। और ये किसने दिया था? जेरोम ब्रूनर ने। इसमें एक और काम भी किया हुआ है, वो कौन सा है? सर डिस्कवरी लर्निंग दी स्कैफोल्ड कांसेप्ट भी है। स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट दिया इसने जो है वो डिस्कवरी लर्निंग, जिसको हम जो है वो क्या बोलते हैं, डिस्कवरी लर्निंग को हम जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग भी बोलते हैं ना, डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी। सर कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं उसको। हाँ जी, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी भी हम उसको बोलते हैं और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी भी उसको बोलते हैं। तो ये तीन चीज़ें हैं इसकी, स्पाइरल करिकुलम, स्कैफोल्डिंग और डिस्कवरी लर्निंग। अच्छा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल। अब कॉम्पिटेंसी जो है वो किसको कहते हैं हम? स्किल को कहते हैं, सलाहियतों को कहते हैं कॉम्पिटेंसी। बंदा बड़ा कॉम्पिटेंट है, क्या मतलब? उसके पास स्किल्स हैं भाई, उसके पास सलाहियतें हैं। तो कॉम्पिटेंसी स्किल्स क्या होती हैं? महारतें। महारत क्या होती है? स्किल किसको बोलते हैं? किसी काम को कर सकने का जो तरीका होता है ना, अच्छा या बुरा। अगर स्किल्ड बंदा है तो इट मीन्स कि वो मास्टर है, महारत है उसके पास उस काम को, टास्क को सरअंजाम देने की। अगर अनस्किल्ड है तो इट मीन्स वो फिज़िकल टास्क परफॉर्म सही तरह से नहीं कर सकता। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल इसी चीज़ का नाम है कि जब हमारे लर्नर्स जो है वो कोई काम बजाय इसके कि वो हमें टेल करें, बल्कि वो यानी डूइंग पे फोकस किया जाता है जिस करिकुलम के अंदर, बजाय इसके कि टेलिंग पे, नॉलेज पे, मेमोराइजेशन भी या रिकॉलिंग के ऊपर। तो वो करिकुलम जिसमें हमारा फोकस
एक्सपेक्टेड टू डू रेदर देन एबल टू लर्न, यानी हमारा फोकस किस चीज़ के ऊपर हो कि बच्चा जो है कुछ काम फिज़िकल टास्क परफॉर्म करके दिखाए, तो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल होगा। एंड बस आगे 2-3 रह गई इसकी टाइप्स। बाद इम्प्लीमेंटेड करिकुलम। अब देखें, एक होता है इंटेंडेड करिकुलम, एक होता है इम्प्लीमेंटेड करिकुलम और एक होता है अटेन्ड करिकुलम। ये तीनों जो है हमारे हु इज़ इम्प्लीमेंटर इन रियल इम्प्लीमेंटर ऑफ करिकुलम इन रियल सेंस, तो इसका जवाब होता है टीचर। और आई थिंक ये पेपर में क्वेश्चन आया था। तो इम्प्लीमेंटेड करिकुलम क्या होता है? अटेन्ड, इम्प्लीमेंटेड एंड तीसरा क्या बोला? हाँ, इंटेंडेड। अब देखें, हम जब क्लास में पढ़ाते हैं तो बेसिकली हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स हमारी इंटेंशंस होती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हम कुछ चाह रहे होते हैं कि बच्चे इसको सीखें। अच्छा, वो करिकुलम जो हमने अभी पढ़ाना होता है और जिसके नतीजे में हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारे बच्चों को ये चीज़ें पता चल जाएं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम टीचिंग करते हैं, यानी क्या मतलब है, उन ऑब्जेक्टिव्स की अचीवमेंट के लिए टेक्स्ट बुक जो है या उसका जो कंटेंट है उसको क्लासरूम में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये इम्प्लीमेंटेड करिकुलम हो जाएगा। और जब बच्चा उसको सीख समझ लेता है तो इट मीन्स हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो है टीचिंग के बाद अचीव हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारा करिकुलम अटेन हुआ है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। ऑब्जेक्टिव्स हमारे जो है वो इंटेंडेड करिकुलम कहलाते हैं, ठीक है। टीचिंग जो है वो इम्प्लीमेंटेड करिकुलम होती है, और जो यानी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करिकुलम है या इम्प्लीमेंटेड करिकुलम है जो रियल सेंस में पढ़ाया लिखाया जा रहा है। और उसके बाद अटेन करिकुलम, वो हमारे बच्चों की अचीवमेंट होती है। द एक्चुअल टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज़ टेक्स प्लेस इन स्कूल थ्रू इंटरेक्शन बिटवीन लर्नर्स एंड टीचर एज वेल एज अमंग द लर्नर्स। हाउ द इंटेंडेड करिकुलम इज़ ट्रांसलेटेड इनटू प्रैक्टिस एंड एक्चुअली डिलीवर्ड, आल्सो डिफाइंड एज करिकुलम इन एक्शन आर टाट करिकुलम। ये इम्प्लीमेंटेड करिकुलम की अदर नेम्स हैं, करिकुलम इन एक्शन या टाट करिकुलम। It is the product of schooling. Intended curriculum indicates the knowledge, understanding, skills and attitudes that learners actually acquire as a result of teaching and learning, assessed through different means. इसके बाद स्कूल करिकुलम वो तमाम तरह की एक्टिविटीज़ जो एक स्कूल जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्कूल करिकुलम बोलते हैं। Educational institution, teachers are implementer of the curriculum. Textbook is an example of supported curriculum. ये कुछ टाइप्स थी। उसके बाद है मॉडल। आपने कभी कोई मॉडल बनाया? आपको कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल में किसी टीचर ने साइंस का कोई प्रोजेक्ट या मॉडल कहा हो बनाने का, कभी किसी ने बनाया? जी सर, बनाया है सर। क्या, कैसे बनाते हैं उसको? सर उसमें मटेरियल का इस्तेमाल करके उन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, जैसे डीएनए का डबल स्टैंडर्ड मॉडल बनाया था मैंने सर बीएसएन सर। ठीक है। अच्छा, मॉडल्स हमने पढ़ा था। मॉडल जो है वो क्या होता है? कोई इसका लफ्ज़ी मतलब बता सकता है? नमूना सर। जी 3 डायमेंशनल। हाँ, वो तो टीचिंग लर्निंग में जब हम यूज़ करते हैं ना 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को, उनको हम मॉडल बोलते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। मैं जो है लिटरल मीनिंग पूछ रहा हूँ मॉडल के। मॉडल किसको कहते हैं? नमूना। पैटर्न और या फॉर्मेट, पैटर्न या फॉर्मेट को कहते हैं। बेसिकली मॉडल जो है वो किसी चीज़ का पैटर्न या फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो करिकुलम डिज़ाइन या डेवलप करने के लिए जो एक फॉर्मेट हम यूज़ करते हैं, ये किसी का बनाया होता है, ये किसी का बनाया होता है। अब मिसाल मैं देता हूँ, मेरी किताब है जोन ऑफ एजुकेशन, उसका अपना एक फॉर्मेट है, ठीक है। मैंने उसको अपने फॉर्मेट पे सेट किया हुआ है। यानी जो है कोई भी किताब देख के, जितनी भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बुक्स हैं, तो कोई भी देख के कह सकता है कि जी इसका पैटर्न तो वही है जो जोन ऑफ एजुकेशन का है, ठीक है। इसका पैटर्न तो वही है जो क्रक्स ऑफ एजुकेशन का है। तो मॉडल जो है वो किसी के बनाए हुए नक्शे को कहा जाता है।
यानी जैसे हम कहते हैं ना कि जी घर का मॉडल बना के दें पहले हमें, तो वो हम आर्टिस्ट के पास, नक्शा निगार के पास जाते हैं कि घर का नक्शा बना के दें, तो वो बेसिकली हमें घर का मॉडल बना के देता है। फिर उस मॉडल को सामने रखते हुए फिर हमारा जो इंजीनियर होता है, मिस्त्री होता है, वो क्या करता है, उसी तरह की कंस्ट्रक्शन करता है। तो बेसिकली करिकुलम बनाने के लिए डिफरेंट मॉडल्स मौजूद हैं, उन मॉडल्स को फॉलो करते हुए करिकुलम डिज़ाइन या डेवलप किया जाता है, तो उसको हम करिकुलम मॉडल्स कहते हैं। मॉडल इज़ अ फॉर्मेट फॉर करिकुलम डिज़ाइन डेवलप टू मीट द यूनिक नीड कॉन्टेक्स्ट एंड आर पर्पसेस in order to address the social goals. Curriculum developers design, reinforce or rearrange one or more key curriculum components. तो क्या मतलब इसमें हम क्या करते हैं, करिकुलम के कंपोनेंट्स को रीअरेंज करते हैं। करिकुलम के कंपोनेंट्स को हम क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, हमने डिज़ाइन की बात की थी, तो डिज़ाइन भी हमने कहा था कि इसमें भी हम जो है वो चीज़ों को जो कंपोनेंट हैं करिकुलम डिज़ाइन के, उनका जो पैटर्न है और उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम डिज़ाइन है। प्लान या फ्रेमवर्क जो होता है करिकुलम का, उसको हमने डिज़ाइन कहा था। और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट जो है करिकुलम बनाने का, उसको करिकुलम मॉडल कहा जाता है। हम कितने मॉडल पढ़ेंगे इस चैप्टर में? टेलर मॉडल पढ़ेंगे 1949 में, इसके 4 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। और ये बिहेवियरल या ऑब्जेक्टिव मॉडल है। फिर उसके बाद टाबा मॉडल है, ये टीचर सेंटर्ड या लर्नर सेंटर्ड मॉडल है। उसके बाद साइक्लिकल मॉडल है डूक व्हीलर का, इसके 5 कंपोनेंट्स हैं। टाबा के 7 कंपोनेंट्स हैं। जॉन एफ कर का मॉडल है, इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। इस तरह निकोल्स एंड निकोल्स मॉडल है, इसके जो है वो 5 कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद स्टेज बेस्ड या फ्लो चार्ट मॉडल है लाटन का, इसके जो है वो 5 कंपोनेंट्स हैं। इनकी डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट आपने याद रखनी है हर मॉडल की। टेलर मॉडल, उसके बाद टाबा मॉडल, उसके बाद जो है वो जो 4 हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनमें, ये नोट कर लें बेशक आप। टाबा, उसके बाद टेलर, टाबा और व्हीलर मॉडल, और उसके बाद ये लाटन मॉडल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनकी डेट्स और इनके टोटल कंपोनेंट्स ये आपने याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ। तो टेलर मॉडल 1949 में राफ टेलर ने 4 कंपोनेंट हैं। टाबा मॉडल 62 में टाबा ने दिया, हिल्डा टाबा ने दिया 7 कंपोनेंट्स हैं। साइक्लिकल मॉडल है 67 डोक व्हीलर का, इसके 5 कंपोनेंट्स हैं। जॉन कर 68 में दिया, इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। निकोल्स एंड निकोल्स ने मॉडल दिया और इसके जो है वो 5 कंपोनेंट है 76 में दिया इन्होंने। और उसके बाद लास्ट वन है स्टेज बेस्ड या फ्लो चार्ट मॉडल, इसके भी जो है वो 5 कंपोनेंट है। ये इनके नेम, ईयर और टोटल कंपोनेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेलर मॉडल की। जैसे हमने ऊपर डेफिनेशन में बात की कि इट इज़ प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग, डेवलपिंग, डिज़ाइनिंग, रिकन्फिगरिंग और रीअरेंजिंग वन और मोर की करिकुलम कंपोनेंट्स। जो 4 कंपोनेंट्स हैं उनकी अरेंजमेंट है। तो ऑब्जेक्टिव, डिडक्टिव, रैशनल, बिहेवियरल मॉडल, इसके ये मुख्तलिफ इनके नाम समझ लें आप, या इसके फ़ीचर कह सकते हैं आप। 1949 में राफ टेलर ने दिया। और ये जो है ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड, डिडक्टिव है एंड रैशनल मॉडल है। अब हमने बात की थी इंडक्टिव और डिडक्टिव में, आप लोगों को अगर याद हो तो जो इंडक्टिव था वो टीचर सेंटर्ड था या डिडक्टिव टीचर सेंटर्ड था? डिडक्टिव सर। डिडक्टिव जो है वो टीचर सेंटर्ड था और इंडक्टिव लर्नर सेंटर्ड था, जो हमने टीचिंग मेथड पढ़ा था। तो ये ऑब्जेक्टिव, डिडक्टिव, रैशनल, आप कह सकते हैं कि ये जो है इसमें ऑब्जेक्टिव्स की अचीवमेंट पे फोकस किया जाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट पे नहीं किया जाता। किस पे फोकस किया जाता है? ऑब्जेक्टिव्स की अचीवमेंट के ऊपर बस, ठीक है, या बिहेवियर मॉडिफिकेशन के ऊपर। तो ऑब्जेक्टिव, डिडक्टिव, रैशनल या बिहेवियरल मॉडल जो है वो टेलर का मॉडल है। इसने अपनी किताब प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन, ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है और ये याद रख लें, ये किसने लिखी है? टेलर ने लिखी है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसको बाइबल ऑफ करिकुलम कहा जाता है, इस किताब को। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन, टेलर की लिखी हुई किताब को बाइबल ऑफ करिकुलम कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके कंपोनेंट्स कितने हैं? वही वाले जो 4 हमने पढ़े थे, आप लोगों को याद होगा, ठीक है।
तो सबसे पहले है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, फिर दूसरा नंबर पे कंटेंट था, ठीक है, फिर पेडागोजी और इवैल्यूएशन 4 थे ना, तो यहाँ पे 3 मौजूद हैं, 3 कंपोनेंट्स, क्योंकि हमने कहा कि 1 और मोर की करिकुलम कंपोनेंट्स, लाजमी नहीं है सारे होंगे हर मॉडल के अंदर, मुमकिन है हो लेकिन लाजमी भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं अकॉर्डिंग टू टेलर, फिर उन ऑब्जेक्टिव की बेस पे हम कंटेंट बनाते हैं। हम निगलेक्ट कर देते हैं स्टूडेंट की नीड, इंटरेस्ट और उनकी अटेंशंस को, ठीक है। हम ऑब्जेक्टिव्स को फोकस करते हुए कंटेंट डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। फिर हम उस कंटेंट को ऑर्गेनाइज करके और उसको फिर इवेलुएट करते हैं। तो ये 4 कंपोनेंट्स हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट्स, organization of contents and evaluation of the outcomes. It is deductive, administrative approach and focus on aims. अब देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव टॉप डाउन अप्रोच होती है, डिडक्टिव यही हमने कहा था ना, पढ़ा था, तो डिडक्टिव टॉप डाउन है। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो बैठ के बना लेता है इसमें बच्चे की नीड, इंटरेस्ट को, और रियल लाइफ जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फोकस ही नहीं किया जाता। टेलर प्रेजेंटेड द मॉडल ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम इवेल्युएशन, तो इसने बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव मॉडल पेश किया करिकुलम का। इसने कहा कि जो सोर्सेज ऑफ ऑब्जेक्टिव हैं इसके करिकुलम के मॉडल के अंदर वो 3 तरह के हैं, स्टूडेंट, सोसाइटी और सब्जेक्ट मैटर, यानी बच्चा, उसकी सोसाइटी और उसकी बुक्स वगैरह, कंटेंट, सब्जेक्ट मैटर, ये 3 सोर्स हैं ऑब्जेक्टिव्स की सिलेक्शन का। तो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स हम पहले डिटेल में कई मरतबा डिस्कस कर चुके हैं कि बच्चा जो चीज़ प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाता है वो बिहेवियरल होती है। तो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव मस्ट बी बोथ ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल टू बी इफेक्टिव। इसके 4 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट होते हैं बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स के। इसमें सबसे, इसको ABCD भी कहा जाता है, ऑडियंस, बिहेवियर, कंडीशन एंड डिग्री। तो ऑडियंस कौन है? बच्चे हैं हमारे। बिहेवियर कौन सा हम जो है उसमें इंड्यूस करना चाहते हैं, उनके अंदर डेवलप करना चाहते हैं, क्या स्किल्स वगैरह। कंडीशन, कंडीशन से मुराद ये है कि हम उसके बच्चे के बिहेवियर को किसी उसके स्टिमुलस के साथ, रिस्पॉन्स के साथ, रिवार्ड या पनिशमेंट के साथ उसको जोड़ते हैं। एंड डिग्री, किस लेवल की का रिस्पॉन्स हम एक्सपेक्ट करना चाहते हैं। तो ABCD मॉडल जो है वो बेसिकली ये 4 कंपोनेंट हैं बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव मॉडल के, जो कि दिया टेलर ने, ठीक है। यानी जो ऑब्जेक्टिव्स इसके अंदर हमने सेलेक्ट करने ना ये वाले, तो ये बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स होंगे। ये कौन से होंगे? बिहेवियर क्या होता है? यानी जो बच्चे के, यूँ समझ लें कि उसके जो एक्शंस है ना उनके अंदर तब्दीली आए, ठीक है। उसके सिर्फ जहन के अंदर ना आए बल्कि फ़िज़िकली जो बच्चा रूटीन में जो कुछ कर रहा है उसके अंदर तब्दीली आपको नज़र आए, तो ये बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल, यू कैन ऑब्जर्व वेदर द पार्टिसिपेंट कैन एक्सप्लेन और लिसन और रिपीट इंफॉर्मेशन पब्लिश। ऐसा इसने मोर देन 700 आर्टिकल्स लिखे और 16 इसकी बुक्स हैं, और सबसे बेस्ट बुक इसकी यही है, प्रिंसिपल ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं? बाइबल ऑफ द करिकुलम बोलते हैं। अच्छा, अजान हो जाए, 1 मिनट की ब्रेक। अच्छा जी, उसके बाद है हिल्डर टाबा मॉडल। हिल्डर टाबा वाज एन एक्सपर्ट ऑफ, ये जो है वो सवाल आई थिंक आ चुका है पेपर में। तो टाबा ने जो है 62 में 12 साल बाद इनका मॉडल आया हिल्डर टाबा का। शी वाज स्टूडेंट ऑफ जोहन डेवी, और इसने किताब लिखी है करिकुलम डेवलपमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस 1962 में, और इसी किताब के अंदर इसने अपने इस मॉडल का जिक्र किया है। 1902 से 1967 तक इसका जो लाइफ स्पैन है, और ये टोटली अपोजिट है पहले मॉडल के जो डिडक्टिव मॉडल था।
अब देखिए इन डिडक्टिव और इंडक्टिव का यहाँ पे क्या रोल होगा, थोड़ा सा चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट ले जाया करें, चीज़ों को सिंपल ना रखा करें। अब जैसे देखें अभी ये इंटरव्यू हो रहे हैं तो एक सवाल जो है ग्रुप में किसी ने पूछा कि व्हाट इज़ फॉर्मल एजुकेशन, तो नीचे मतलब इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो रही है, नीचे एक स्टूडेंट ने जवाब दिया इनफॉर्मल एजुकेशन इज़ रिजिड एंड इनफॉर्मल एजुकेशन इज़ फ्लेक्सिबल। अब मतलब ठीक है बात कि किसी हद तक जो है वो 100 में 10% ठीक भी है, मैं ये नहीं कह रहा गलत है, बट मुख्तलिफ़ चीज़ें मुख्तलिफ़ कॉन्टेक्स्ट में पूछी जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पूछा डेफिनेशन, उन्होंने करैक्टर बताया। बात करने का मकसद ये है कि अब इंडक्टिव और डिडक्टिव का हमेशा यही मकसद नहीं होगा कि स्पेसिफिक टू जनरल, जनरल टू स्पेसिफिक, एग्जाम्पल टू रूल, रूल टू एग्जाम्पल। यहाँ पे हमने टॉप टू डाउन, डाउन टू बॉटम टू अप अप्रोच भी ये भी पढ़ा था, ठीक है। अब देखें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच, डिडक्टिव अप्रोच, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये कि करिकुलम बनाने वाले बच्चों से पूछे बगैर, टीचर से पूछे बगैर खुद सब कुछ बना रहे हैं, ये डिडक्टिव अप्रोच होगी करिकुलम डेवलपमेंट में, ठीक है। और अगर टीचर और स्टूडेंट को फोकस किया जा रहा है, इट मीन्स वो जो बॉटम है उसको फोकस किया जा रहा है, उसके बाद करिकुलम बनाया जा रहा है, तो ये इंडक्टिव होगी। और यही चीज़ जो हेल्डर टाबा ने की, उसने कहा कि सबसे पहले डायग्नोज करें लर्नर्स की नीड को, ठीक है, यानी टीचर आइडेंटिफाई द स्टूडेंट। अब देखें टीचर कर रहा है वहाँ, यहाँ पे कौन बना रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। यहाँ पे कौन कर रहा है काम, टीचर्स। टीचर आइडेंटिफाई द स्टूडेंट नीड्स। अच्छा, अब टीचर आइडेंटिफाई कर लेगा कि भाई बच्चों को ये चीज़ पढ़नी है इस क्लास में, इस एज के बच्चों को। देन डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, फिर बच्चों के लिए टीचर ऑब्जेक्टिव सेट करेगा, फिर कंटेंट सेलेक्ट करेगा, टीचर कर रहा है ये सारा काम। ऑब्जेक्टिव सेलेक्टेड आर क्रिएटेड, ठीक है, फिर कंटेंट ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट हुआ, फिर कंटेंट सेलेक्ट हुआ, उस कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर दिया गया, यानी जो भी कंटेंट है उसको तरतीब दे दी गई। उसके बाद क्या होगा, 7 स्टेप्स है इसके। फिर लर्निंग एक्सपीरियंसेस, यानी किस कंटेंट के लिए कौन सा मेथड सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। अब देखें हर एक सब्जेक्ट को आप एक मेथड से नहीं पढ़ा सकते, आप लेक्चर मेथड से मैथ नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। आप लेक्चर मेथड से जो है वो साइंस नहीं पढ़ा सकते, तो आपको जो है उसके अंदर क्वेश्चन आंसर, डिमॉन्स्ट्रेशन, एक्टिविटी, प्रोजेक्ट, ये एक्सपेरिमेंटल, ये चीज़ें आपको उसके अंदर शामिल करना पड़ती हैं। आप जो है प्रोजेक्ट मेथड से आप जो है वो उससे डिमॉन्स्ट्रेशन से हिस्ट्री को नहीं पढ़ा सकते, आपको वहाँ पे सिमुलेशन या रोल प्ले यूज़ करना होता है। तो यानी मुख्तलिफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, टीचिंग मेथडोलॉजीज़ और पेडागोजी, ये 3 सेम है या डिफरेंट टर्म्स हैं? सेम है सर। हाँ ये सेम है। सेलेक्ट अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल मेथडोलॉजी दैट विल इन्वॉल्व द स्टूडेंट विद द कंटेंट। अच्छा, अब ये हमने सेलेक्ट कर लिया कि भाई हमने क्वेश्चन आंसर और जो है प्रोजेक्ट, डिमॉन्स्ट्रेशन, एक्टिविटी, मेथड हमने यूज़ करना है, उस तो किस सब्जेक्ट के लिए करना है, फिर हम ऑर्गेनाइज कर देते हैं इन लर्निंग एक्सपीरियंसेस को, ठीक है, कि किस कंटेंट के लिए कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा मौजू रहेगा। एंड लास्ट वन इवेलुएशन है। तो सबसे पहले स्टूडेंट की नीड को, फिर ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लिया, फिर कंटेंट किया और उसको ऑर्गेनाइज किया, फिर जो है वो टीचिंग मेथड सेलेक्ट किया और फिर उसको ऑर्गेनाइज कर उसको इवेलुएट कर दिया। इंडक्टिव है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, फोकस ऑन नीड ऑफ इंडिविजुअल लर्नर्स है। टाबाज मॉडल इज़ ग्रास रूट अप्रोच, नीचे से ऊपर जाता है। द मेन आइडिया टू दिस अप्रोच इज़ दैट द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट आर एट forefront of the curriculum should be developed by the teacher was said by Hilda Tava। तो ये जो है इसका करिकुलम का मॉडल है, अपोजिट टू टेलर मॉडल 1962 में दिया था। मॉडल ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव ऑफ द करिकुलम वाज प्रेजेंटेड बाय, ये सवाल भी पेपर में पूछा जा चुका है ये वाला, तो ये किसने दिया, टेलर ने दिया था। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा साइक्लिकल मॉडल। साइक्लिकल रिसर्च भी एक है, वो कौन सी है, किसी को पता हो? एक्शन सर, एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च, उसकी डिटेल हम आगे रिसर्च के चैप्टर में देखेंगे, जिनको नहीं पता उनको फिर इंशाल्लाह वहाँ पे। अच्छा, साइक्लिकल मॉडल 1967 में D.K. व्हीलर ने दिया और इसके 5 कंपोनेंट्स हैं।
पहले के 4 थे, टेलर वाले टाबा के 7 थे और व्हीलर मॉडल के 5 कंपोनेंट्स हैं। अब ये बिल्कुल उसी तरह ये उनसे मिलता जुलता है, बट साइक्लिकल वर्ड यूज हुआ है। साइक्लिकल से मुराद ये है कि ये फिक्स नहीं है। क्या मतलब फिक्स नहीं है? इट मीन्स कि अगर एक करिकुलम हमारा एवेलुएशन पे ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर रहा तो फौरी तौर पर हम उसको चेंज कर देंगे, फौरी तौर पर हम उसके अंदर क्या ले आएंगे, तब्दीलियाँ लेकर आएंगे। ये होता है साइक्लिकल प्रोसेस। डी.के. व्हीलर ने दिया साइक्लिकल मॉडल्स व्यू एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम एज इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। ठीक है, ये सारे कंपोनेंट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट है। अब देखें इसमें आसान ही है। सबसे पहले हम वही गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स एम्स की बात कर लेते हैं। एम्स गोल्स ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लिए, फिर हमने उनकी अचीवमेंट के लिए लर्निंग एक्सपीरियंसेस यानी वही टीचिंग मेथडोलॉजी सेलेक्ट कर ली। तरतीब का फ़र्क है, चीज़ें वही हैं। फिर सिलेक्शन ऑफ कंटेंट है, हम कंटेंट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हम जो कंटेंट सेलेक्ट किया और लर्निंग एक्सपीरियंसेस सेलेक्ट किए, इन दोनों को मर्ज कर देंगे, यानी किस कंटेंट के लिए कौन सा जो मेथड है वो यूज़ किया जाएगा। एंड एवेलुएशन है। एवेलुएशन के बाद अगर हमें पता चलता है कि नहीं भाई कोई प्रोग्रेस नहीं है, फिर हम 1 से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, और ये रिपीट होता जाएगा। ये 5 इसके कंपोनेंट होते हैं। मेन डिफरेंस टेलर का मॉडल जो है ये उससे मिलता जुलता है, बट टेलर का मॉडल जो है लीनियर मॉडल था, व्हीलर मॉडल जो है वो साइक्लिकल मॉडल है। और साइक्लिकल क्या होता है ये मैं बताया आपको। 1970 में ये 1967 में आया। 3 साल के बाद जो अगला डिकेड है, 10 साल जो ड्यूरेशन है, उसके अंदर एक नई चीज़ जो है वो करिकुलम के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई गई करिकुलम डेवलपमेंट में। वो थी सिचुएशनल एनालिसिस। अब सिचुएशनल एनालिसिस से क्या मुराद है? सिचुएशनल एनालिसिस से मुराद ये 2 लोगों की लड़ाई हो रही है, तो आप जाके देखेंगे भाई जो है वो एक बंदा दूसरे बंदे को जो है वो उसको पकड़ा हुआ है, फ़र्ज़ करें आपके फैमिली में से किसी ने, ठीक है, और लड़ाई किसी और की हो रही। आप भागे भागे जाएं जनाबे वाला, न दाएं देखें न बाएं देखें, न सिचुएशन को समझे, और आपके फैमिली मेम्बर में से जिस बंदे ने जिसको पकड़ा हो आप उसको मारना शुरू कर दें, और नौबत यहाँ तक आ जाए कि वो बंदा भी रिएक्शन में आपको मारना शुरू कर दे, या आपके फैमिली मेम्बर आपको बताए कि भाई लड़ाई मेरी नहीं हो रही, लड़ाई तो उन दोनों की हो रही है, मैंने तो इनको पकड़ा हुआ है वैसे। ठीक है, और बाद में आपको जो है आपकी अकल जो है वो काम करना शुरू कर दे कि ओहो मैंने तो गलती कर दी, मुझे तो पहले जानना चाहिए था कि असल में मसला है क्या, तो बाद में जो है मैं आगे बढ़ता। तो इसी तरह सिचुएशनल एनालिसिस भी ऐसे ही है कि आप किसी चीज़ को पहले एनालाइज करें, जो रूट कॉज है उसको तलाश करें कि क्या आपके प्रॉब्लम्स हैं, क्या आपके रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, और अगर आप थ्योरेटिकल बातों पे, थ्योरेटिकल चीज़ों को पे बिलीव करके करिकुलम डिज़ाइन करते रहेंगे तो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। तो आप पहले प्रैक्टिकली एनालाइज करें सिचुएशन को, और देन जो है डेवलपमेंट प्रोसेस पे आएँ। द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द सिचुएशन बिफोर द करिकुलम डेवलपमेंट, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? सिचुएशनल एनालिसिस बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग फैक्टर दैट एग्जिस्ट इन द इन्वायरमेंट और सोसाइटी वेयर द करिकुलम इज़ गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड। जो प्रॉब्लम्स रिक्वायरमेंट्स मौजूद होती हैं किसी सोसाइटी के अंदर, मसलन हम सोसाइटी के अंदर देखें कि भाई जो है वैल्यूज़ कौन सी जो है वो डिक्लाइन हो रही हैं, उनको हमने प्रमोट अप करना है। इस तरह से आड्रे एंड हावर्ड निकोल्स ने किताब लिखी डेवलपिंग अ करिकुलम अ प्रैक्टिकल गाइड, उसके अंदर 1978 में 1978 में तो पहली मरतबा उन्होंने जो है ये साइक्लिकल अप्रोच और ये जो सिचुएशनल एनालिसिस है ये टर्म उन्होंने इसके अंदर यूज़ किया। किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर दें प्लीज़। अच्छा, वो तो था व्हीलर मॉडल। अब ये निकल्स ने जो मॉडल दिया था 1976 या 1978 के अंदर। अच्छा, ये जो मॉडल है आड्रे निकल्स एंड हावर्ड निकल्स का, तो इसके अब कंपोनेंट हम देखते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप क्या करें, सिचुएशन को एनालाइज करें। क्या करें? सिचुएशन, यानी ये साइक्लिकल भी है और सिचुएशनल एनालिसिस बेस्ड मॉडल है, निकल्स मॉडल ऑफ करिकुलम। तो सबसे पहले आप जो है वो सिलेक्शन ऑफ सिचुएशन को एनालाइज करें, फिर उसकी बेस पे आप ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करें, फिर जो है वो आप जो आपका जो कंटेंट है उसको सेलेक्ट और ऑर्गेनाइज करें। ठीक है,
और उसके बाद जो है वो टीचिंग मेथडोलॉजी आप सेलेक्ट भी करें और ऑर्गेनाइज भी करें और उनको इवेलुएट करें। ये 5 कंपोनेंट्स हैं। सिचुएशनल एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, मेथड्स एंड इवेलुएशन। तो ये जो है वो निकोल्स एंड निकोल्स मॉडल का जो करिकुलम मॉडल है उसके ये कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद है JF कर मॉडल। JF कर मॉडल जो है इसके भी जो है वो 4 कंपोनेंट्स हैं। वही ऑब्जेक्टिव, नॉलेज, स्कूल, लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड इवेलुएशन, यानी वही जो हमने करिकुलम के कंपोनेंट पढ़े हैं ना, तो वही 4 कंपोनेंट है। 68 में इन्होंने दिया ऑब्जेक्टिव, नॉलेज, यानी कंटेंट की बात हो गई यहाँ पे नॉलेज में। लर्निंग एक्सपीरियंसेस से मुराद वही टीचिंग मेथडोलॉजीज, पेडागोजी एंड इवेलुएशन। तो ये वही वाले जो 4 कंपोनेंट हमारे इसके, ये तो बड़ा आसान सा है। उसके बाद स्टेज बेस या फ्लो चार्ट मॉडल, आखिरी मॉडल जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, 1989 में लाटन ने दिया। इसके 5 कंपोनेंट्स हैं। अब स्टेज बेस क्या होता है? स्टेज से मुराद जैसे सीढ़ियाँ होती हैं ना, एक स्टेप पे आप जाएंगे तभी आप उससे अगले स्टेप पे जा सकते हैं। गेम्स आप खेलते हैं ना मुख्तलिफ, तो वो स्टेजेस होती हैं, उनकी लेवल्स होते हैं। आप एक लेवल या एक स्टेज जब तक पूरी नहीं करते अब अगली स्टेज पे नहीं जाते। तो इसी तरह इन्होंने कहा कि हमारा जो करिकुलम है उसकी मुख्तलिफ स्टेजेस हैं और इसने 5 स्टेजेस बताई लाटन ने अपने जो है स्टेज बेस या फ्लो चार्ट मॉडल। फ्लो चार्ट भी इसको कहते हैं, ये जो इस तरह का चार्ट होता है। इसमें सबसे पहले एम्स, नॉलेज, रियलिटी एंड वैल्यूज़। जी मैं आपको बता चुका हूँ फ़िलासफ़िकल फाउंडेशन के अंदर के जो आपके एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव यानी गोल्स होते हैं, नॉलेज, रियलिटी और वैल्यूज़, ये फ़िलासफ़ी के अंदर मौजूद होते हैं। तो यानी फ़िलासफ़िकल एस्पेक्ट्स ये जो है या क्वेश्चंस, ये पहली स्टेज है। ये जब तक पूरी होंगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरा इम्प्रूविंग सोसाइटी, यानी इसके अंदर जो है वो कल्चर आ जाता है आपका कि आप सोसाइटी के अंदर जो है वो किस तरह की तब्दीलियाँ लाना चाहते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है सिलेक्शन ऑफ कंटेंट फ्रॉम द कल्चर। अब आपने सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए जो स्ट्रेटजीज़ अपनानी है, जिस तरह की वेरिएबल यूज़ करनी। और तीसरे नंबर पे है सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। अब आप जो कंटेंट सेलेक्ट करेंगे वो भी फिर कहाँ से करेंगे? अपनी सोसाइटी से ही करेंगे। देन है साइकोलॉजिकल जो क्वेश्चंस हैं या स्टेज है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि हम कितना इफ़ेक्टिव वे में, यानी बच्चों के नीड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको जो है वो पढ़ा लिखा सकते हैं। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन को आप जहन में रखेंगे। यहाँ पे लास्ट पे है इवेलुएशन। तो ये 5 जो है इसकी स्टेजेस हैं। लाटन कल्चरल एनालिसिस मॉडल LCAM, लाटन फोकस्ड ऑन कल्चरल सिस्टम टू हेल्प टू डेवलप द फुल एक्सटेंट ऑफ पॉसिबल करिकुलम। ये उसने कल्चरल मॉडल दिया करिकुलम का। जी आप ये इतना याद रख लेंगे, इसका जो कल्चरल मॉडल है, कल्चरल एनालिसिस मॉडल लाटन का, ये लाटन ने दिया पहले तो, और दूसरा इसके 8 कंपोनेंट और दिया कब है? 84 में। और ये जो फ्लो चार्ट या स्टेज बेस्ड है 89 में दिया। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। यहाँ तक किसी को कोई सवाल है, कोई बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं जी।